जहाज बैंकॉक पहुंच गया। बैंकॉक में कुछ माल उतारा गया, कुछ माल जहाज पर लादा गया। 2 दिन के बाद जहाज सिंगापुर की तरफ चल पड़ा। जब जहाज में अमन अमान हो गया और जहाज पर मामूल की जिंदगी शुरू हो गई तो एक रोज इमरान ने अलमारी की तलाशी लेने का प्रोग्राम तय कर लिया। अलमारी का ताला खोलने के लिए उसने लोहे की बारीक मगर मजबूत तार जहाज के स्टोर रूम से किसी तरह हासिल कर ली। ये 5-6 इंच लंबी तार थी जिसे इमरान ने दोहरा करके अपनी जेब में रख लिया था। तलाशी लेने का काम शुरू करने से पहले इमरान ने बाथरूम में जाकर अपने जूते के तलवे में से वो कागज निकाला जिस पर ब्रीफकेस के ताले का कोड नंबर लिखा हुआ था। उसने उस नंबर को बार बार पढ़कर अच्छी तरह से याद कर लिया और कागज को पुर्जे पुर्जे करके कमोड में बहा दिया। ये काम बड़ा जरूरी था। ये उसने इसलिए किया था कि अगर वो अलमारी की तलाशी लेते हुए पकड़ लिया जाए तो पूछगिछ के दौरान तलाशी लेते वक्त उसके जूते के तलवे में से ये कागज बरामद न हो जाए। उस कागज का बरामद होना इस बात का हतमी सबूत होता कि वो गैर मुल्की एजेंट है और बावर्ची के भेस में मुआहदे की दस्तावेज को उड़ाने के लिए जहाज पर आया है। खुफिया कोड के नंबर के हिंसों को उसने खास तरीके से याद किया था। जिस तरह हम टेलीफोन के बाज नंबरों को याद कर लेते हैं उसी तरह से एक खास टेक्निक पर अमल करते हुए एजेंट लोग बड़े बड़े कोड नंबरों को याद कर लेते हैं और मौके पर सिर्फ पहला और आखिरी हिस्सा याद आने पर पूरे का पूरा नंबर जहन में उभर आता है। चुनाचे इमरान को भी ये कोड नंबर अच्छी तरह बल्कि पानी की तरह याद हो गया था, वरना वो कागज कभी फाड़ कर कमोड में न बहा था। जब सूरज गुरूब हो गया और जुनूब मशरकी एशिया के समंदर पर अंधेरा छा गया तो कप्तान अपने कैबिन से निकलकर नीचे बड़े डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। जहाज के 2 जवान ऑफिसर उसका इंतजार ही कर रहे थे और कप्तान के खास टेबल पर बैठे थे। कप्तान को आता देखकर वो उठ खड़े हुए और कप्तान की ताजीम बजा लाते हुए बैठ गए और वाइन की बोतल खुल गई। ये सब कमांडो इमरान किसी बहाने ड्राइंग रूम में आकर देख गया था। अब उसने देखा कि कप्तान अपने ऑफिसर्स के साथ बैठा नाव नोश में मसरूफ हो गया है और अब कम से कम वहाँ 1.5 घंटे तक जरूर बैठेगा और उसके बाद मुगलई पुलाव खाने अपने कैबिन में आएगा। इमरान खामोशी से ऊपर जाकर कप्तान के कैबिन में दाखिल हो गया और कैबिन का दरवाजा बंद कर दिया। वो खाने की मेज पर डिनर के कुछ खाली बर्तन लगाने में मसरूफ हो गया था। शीशे के नाजुक फ्रांसीसी ग्लासों को सफेद रुमाल से रगड़ रगड़ कर वो चमकाने लगा। 2-1 बार उसने कैबिन के दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा बंद था। वो अंदर से चिटखनी नहीं लगा सकता था। इस तरह उस पर शक पड़ सकता था कि वो कैबिन के अंदर चिटखनी लगा कर क्या कर रहा है। कमबख्त अलमारी का रुख कैबिन के दरवाजे के ऐन सामने था। अगर बाहर से कोई अचानक दरवाजा खोलकर कैबिन में दाखिल होता तो वो इमरान को अलमारी की तलाशी लेते देख सकता था। इस काम में हर किस्म का और हर तरह से खतरा ही खतरा था, मगर खतरों से खेलना और खतरों को मोल लेना एक मुहिब्बे वतन कमांडो के फराइज में शामिल होता है। उसे अपनी जान की परवाह नहीं होती, सिर्फ यही ख्याल होता है कि उसका मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो जाए। मिशन को मुकम्मल किए बगैर मर जाना उसके नजदीक जिंदगी को जाया करने के बराबर होता है और ये किसी भी मुजाहिद कमांडर को गवारा नहीं होता। अगरचे कमांडो इमरान उस वक्त पूरी तरह से चारों तरफ से चौकन्ना और चौकस था, लेकिन उस वक्त उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था कि किसी तरह रूस और भारत के दरमियान होने वाले फौजी मुआहदे की नकल उसके पास आ जाए ताकि वो अपने वतन पाक को दुश्मन के नापाक और खतरनाक अजाइम से खबरदार कर सके। ताला खोलने वाली तार इमरान ने जेब से निकाल कर अपने हाथ की मुट्ठी में छुपा ली। उसके और कप्तान की अलमारी के दरमियान सिर्फ 3 कदम का फासला था, मगर ये 3 कदम उसे अपनी जिंदगी की अजीम कामयाबी भी अता कर सकते थे और उसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके बेफायदा मौत के मुंह में भी धकेल सकते थे। जब वो कोड नंबर वाला कागज जाया करने बाथरूम में गया तो वहीं उसने अपने बाएं जबड़े पर हल्का सा मुक्का मारकर अपने गले की पॉकेट में छुपाया हुआ इंतहाई ताकतवर और अंगूठे के साइज का डॉट कैमरा भी निकाल कर जेब में डाल लिया। ब्रीफकेस अलमारी में से बरामद होने की सूरत में उसे उस कैमरे की मदद से खुफिया मुआहदे की दस्तावेज की फोटोकॉपी उतारनी थी। ये छोटा सा मगर इंतहाई अहम कैमरा उस वक्त भी उसकी वॉस्कट में था। वो कमांडो एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके पास ज्यादा वक्त भी नहीं था। उसने कैबिन के बंद दरवाजे पर एक निगाह डाली और बड़े इत्मीनान के साथ कैप्टन की बंद अलमारी की तरफ बढ़ा। ताला खोलने वाले तार उसके सीधे हाथ में थे। अब उसे बिजली की तेजी और मशीन के पुर्जे की तरह काम करना था। अलमारी के पास जाते ही उसने तार चाबी के सुराख में डालकर उसे पहले दाएं जानिब घुमाया, फिर तार को जरा नीचे करके एकदम ऊपर को उठाया तो टक की आवाज के साथ ताला खुल गया। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इस किस्म के ताले के अंदर कमांडो इमरान तार डाले और वो न खुले। इमरान ने जल्दी से अलमारी के पट को खोल कर देखा। अलमारी के अंदर 3 खाने थे। उन पर नजर डालते ही इमरान को गौहरे मुराद मिल गया। ऊपर वाले खाने में स्याह रंग का छोटे साइज का ब्रीफकेस पड़ा हुआ था। उसने ब्रीफकेस को बाहर निकाल कर देखा। उस पर सुर्ख हरूफ में CCP लिखा हुआ था। इमरान ने जल्दी से अलमारी बंद की और ब्रीफकेस लेकर बाथरूम में घुस गया।
अंदर जाते ही उसने कोड नंबरों को दबाया, टक की आवाज आई और ब्रीफ केस खुल गया। ब्रीफ केस में एक सुर्ख रंग की जिल्द वाली फाइल पड़ी हुई थी। उसने फाइल खोली। ये रूस और भारत के दरमियान तय पाए जाने वाले फौजी माहिदे की वो असल कॉपी थी जिस पर तमाम फौजी सामान की फहरिस्त पूरे सफे पर टाइप की हुई थी, जो रूस ने भारत को सप्लाई करना थी और जिसे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना था। कमांडो इमरान ने डॉट कैमरा निकालकर फहरिस्त वाले सफे को फोकस किया और बटन दबा दिया। कैमरे के अंदर किसी गरारी की चलने की आवाज आने लगी। कैमरे के अंदर तवील फहरिस्त को एक नुक्ते में मरकूज करने और उसका फोटो उतारने का अमल जारी था। इस अमल को 1 सेकंड से भी कम वक्त लगा और आवाज बंद हो गई। इमरान ने जल्दी जल्दी कैमरे के निचले हिस्से को खोलकर उंगली के नाखून से भी छोटे साइज की स्टेनलेस स्टील की ट्यूब बाहर निकाली। ये दस्तावेज की फिल्म थी। उसने ट्यूब को फौरन मुंह में डालकर जबान की मदद से उसे अपने गले की खुफिया पॉकेट में डाला। ब्रीफकेस बंद करके कोड नंबरों को उल्टा दबाकर ताला लगाया। डॉट कैमरे को कमोड में डालकर टैंकी का पानी छोड़ दिया। जब उसे यकीन हो गया कि डॉट कैमरा नीचे समंदर में बह गया होगा तो बाथरूम का दरवाजा जरा सा खोलकर कैबिन में देखा। कैबिन उसी तरह खाली था। उसने कमीज के दामन से ब्रीफकेस के ऊपर लगे हुए अपने उंगलियों के निशानात को जोर जोर से रगड़कर साफ किया। कमीज के दामन से ब्रीफकेस को हैंडल से पकड़ लिया, दौड़कर बाथरूम में से निकला और ब्रीफकेस अलमारी के ऊपर वाले खाने में रख दिया और अलमारी का दरवाजा बंद करके ताला लगा ही रहा था कि अचानक जहाज के कप्तान के कै कहा लगाने और किसी से बात करने की आवाज आई और उसके साथ ही कैबिन का दरवाजा खोलकर जहाज का कप्तान अपने फर्स्ट ऑफिसर के साथ अंदर आ गया। उस वक्त कमांडो इमरान अलमारी की तरफ मुंह करके खड़ा था। उसने वहीं जमीन पर पड़े हुए कपड़े से अलमारी को साफ करना शुरू कर दिया। वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि वो अलमारी साफ कर रहा था, लेकिन रूसी कप्तान को मालूम था कि अलमारी के अंदर किस कदर अहम और खुफिया दस्तावेज रखी हुई है। उसने वहीं खड़े खड़े गरजदार आवाज में पूछा, कबीरुद्दीन, ये क्या कर रहे हो? लोहे की मुड़ी हुई तार अभी तक कमांडो इमरान के हाथ में थी, मगर अफसोस के उसे उतनी मोहलत ही न मिली कि वो अलमारी को दोबारा ताला लगा सकता। उसने तार वहीं नीचे गिरा दी और मुड़कर बड़ी हलीमी के साथ कहा, साहब, अलमारी पर गर्द जमी हुई थी, इसे साफ कर रहा था। जहाज के रूसी कप्तान ने जैसे कमांडो इमरान की बात सुनी ही नहीं थी। वो लंबे लंबे कदम उठाता अलमारी के करीब गया और उसके हैंडल को पीछे किया। अलमारी खुल गई। उसे ताला ही नहीं लगा था, उसे तो खुलना ही था। इमरान के बदन में एक लहर दौड़ गई। वो समझ गया कि मामला उलट गया है। कप्तान ने इमरान को कहर भरी नजरों से देखा और पूछा, ये अलमारी तुमने खोली है? इमरान ने बड़े भोलपन से कहा, नहीं साहब, मैं तो सिर्फ अलमारी को कपड़े से साफ कर रहा था। जहाज का फर्स्ट ऑफिसर भी करीब आ गया था। रूसी कप्तान ने जल्दी से ब्रीफकेस का नंबर मिलाकर उसे खोल कर देखा। खुफिया दस्तावेज अंदर मौजूद थी। फाइल खोल कर देखी। फाइल के अंदर मुआहदे के कागजात भी मौजूद थे। कप्तान ने जल्दी से ब्रीफकेस खाने में रखकर अलमारी बंद की और जेब से छोटा सा पिस्तौल निकालकर उसका रुख इमरान की तरफ कर दिया और रूसी जबान में अपने फर्स्ट ऑफिसर को कोई हुक्म दिया। फर्स्ट ऑफिसर ने उसी वक्त इमरान को दबोचकर फर्श पर बिठा दिया और ऊंची आवाज में किसी को बुलाया। दूसरे लम्हे 2 मुसल्ला मल्लाह दौड़कर अंदर आ गए। कप्तान ने उन्हें कोई हुक्म दिया। मुसल्ला मल्लाहों में से एक ने स्टेन गन की नाली इमरान की गर्दन से लगा दी। दूसरे ने इमरान को बाजू से पकड़कर उठाया और कैबिन से बाहर खींच कर ले गया। उन लोगों के जाने के बाद कप्तान ने पिस्तौल जेब में रखी और अलमारी के पास झुककर वो तार उठा ली जिससे इमरान ने अलमारी का ताला खोला था। उसने वो तार फर्स्ट ऑफिसर को दिखाई और ब्रीफकेस को दोबारा अलमारी से निकाला और उसे मेज पर रख कर दस्तावेज को खोलकर खुफिया कागजात को गौर से उलट पलट कर देखने लगा। साथ साथ वो रूसी जबान में अपने फर्स्ट ऑफिसर से बातें भी करता रहा। फर्स्ट ऑफिसर ने भी खुफिया कागजों को उलट पलट कर देखा। कप्तान को फुलस्केप कागज का एक कोना दिखाया जो एक तरफ से जरा सा मुड़ा हुआ था। कप्तान ने उसे एक नजर देखा और ब्रीफकेस को बंद करके ताला लगाया और उसे ऊपर वाले खाने में रखकर अलमारी बंद करके जेब से चाबी निकाली। ताले के सुराख में डालकर ताला दोबारा लगाया और फर्स्ट ऑफिसर को साथ लेकर कैबिन से बाहर निकल गया। उसे डिनर पर खाया जाने वाला मुगलई पुलाव भूल गया था। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर इस फौजी मुआहदे का राज किसी दूसरे मुल्क में पहुंच गया तो रूस की खुफिया एजेंसी KGB उसके साथ उसके खानदान को भी नीस्तो नाबूद कर देगी। मुसल्लाह रूसी मल्लाहों ने इमरान को एक कैबिन में बंद करके बाहर सख्त पहरा बिठा दिया। जहाज का कप्तान फर्स्ट ऑफिसर के साथ कैबिन में दाखिल हुआ। इमरान फर्श पर सर झुकाए बैठा था। कप्तान ने इमरान को उर्दू में अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, कबीरुद्दीन, ये बात साबित हो गई है कि तुम गैर मुल्की एजेंट हो। तुम भारत के एजेंट नहीं हो सकते। भारत के एजेंट को इस फौजी मुआहदे के राज चुराने की कोई जरूरत नहीं। तुम जरूर पाकिस्तान के एजेंट हो और इस फौजी मुआहदे के राज चुरा कर अपने मुल्क पहुंचाने के इरादे से बावर्ची के भेस में जहाज पर आ गए हो।
अगर तुम हमें सच सच बता दो कि बम्बई में तुम्हारा मास्टर स्पाई कौन है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने की स्कीम तैयार की थी, और अगर ये आदमी रूसी काउंसिल खाने का भी कोई ऑफिसर है तो उसका नाम बता दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें दूसरे जहाज में खुद सवार करवा कर वापस बम्बई भिजवा दूंगा। इमरान साफ मुकर गया। वो एतराफ कर ही नहीं सकता था। वो जानता था कि ये रूसी खूंखार रीछ उसे किसी हालत में भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे अगर कोई परेशानी थी तो सिर्फ इस बात की कि फौजी माहिदे की फोटो फिल्म उसके हलक की पॉकेट में महफूज पड़ी थी। वहां तक रूसियों के हाथ नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन अगर जहाज के कप्तान ने उसे गोली से उड़ाकर समंदर में फेंक दिया तो जिस कीमती राज को हासिल करने की खातिर वो अपनी जिंदगी कुर्बान करेगा, वो राज उसकी लाश के साथ ही समंदर की गहराइयों में गुम हो जाएगा और पाकिस्तान तक नहीं पहुंचेगा। इमरान रूसी कप्तान के हर सवाल के जवाब में एक ही बात दोहराता कि वो बेकसूर है, उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं। वो अलमारी साफ कर रहा था। उसे नहीं मालूम कि ये तार कहां से आ गई और किसने अलमारी खोलने की कोशिश की थी। कप्तान ने तो हट्टे कट्टे मल्लाह बुला लिए जिन्होंने इमरान को पीटना शुरू कर दिया। वो जानबूझकर बेहोश हो गया। जहाज के फर्स्ट ऑफिसर ने कप्तान को अपनी जबान में समझाया कि इसकी यानी कप्तान की जान इसी तरीके से बचाई जा सकती है कि वो इस पाकिस्तानी एजेंट को रूस ले जाकर खुफिया एजेंसी KGB के हवाले कर दे और उन्हें साफ साफ बता दे कि उस पाकिस्तानी एजेंट ने खुफिया माहिदे की दस्तावेज चुराने की कोशिश की, लेकिन उसने यानी कप्तान ने इसे ऐन मौके पर पकड़ लिया। रूस की खुफिया एजेंसी के एजेंट खुद ही इससे सब कुछ मालूम कर लेंगे। अगर मारने पीटने से ये शख्स मर गया तो वो KGB को कैसे यकीन दिलाएगा कि इस शख्स ने माहिदे की कॉपी चुराने की कोशिश की थी। और मुझे यानी कप्तान को लगता है कि इसने खुफिया दस्तावेज के खास पॉइंट याद करने के बाद किसी खुफिया वायरलेस सिग्नल के जरिए अपने मुल्क ट्रांसफर कर दिए हैं। यूं अगर इस एजेंट ने माहिदे के मुंदरिजात किसी वायरलेस सिस्टम की मदद से बजरिया सिग्नल्स कराची या किसी दूसरी जगह भेजे हैं तो इस तरह उसका इल्म रूस की हुकूमत को भी हो जाएगा और कप्तान की खाल बच जाएगी। वो कह सकता है कि मैंने तो पाकिस्तानी एजेंट को मौके पर पकड़ के KGB के हवाले कर दिया था। ये KGB की इंटेलिजेंस एजेंसी का काम था कि पाकिस्तानी एजेंट से ये राज उगलवाती कि उसने खुफिया दस्तावेज से जो राज चुराए थे वो पाकिस्तान कैसे मुंतकिल किए हैं। रूसी कप्तान की अक्ल ने फर्स्ट ऑफिसर की तजवीज फौरन कबूल कर ली। वो अपनी रूसी हुकूमत की तोता चश्मी को भी जानता था और खुफिया एजेंसी KGB के उकुबत खानों में जिस बर्बरियत का मुजाहिरा होता था उससे भी वाकिफ था। उसकी यानी कप्तान की जान उसी तरह बच सकती थी कि पाकिस्तानी एजेंट कम से कम रूस पहुंचने तक और उसे KGB के अफसरों के हवाले करने तक जिंदा रहे। कप्तान ने उसी वक्त दोनों हट्टे कट्टे मल्लाहों को वापस भेज दिया और इमरान को फौरन जहाज के अस्पताल में पहुंचा दिया और फर्स्ट ऑफिसर की ड्यूटी लगाई कि वो पाकिस्तानी एजेंट की चोटों का अपनी निगरानी में इलाज करवाए और इसे अस्पताल में ही कैद करके इसके खाने पीने का खास ख्याल रखे ताकि वो रूस पहुंचने तक सेहतमंद और जिंदा रहे। इमरान को उसी वक्त जहाज के छोटे से अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। एक मुसल्ला सिपाही उसके पास उसकी निगरानी करने के लिए बैठ गया। उसके सारे कपड़े उतार कर तलाशी ली गई ताकि अगर उसके पास कोई खुफिया कैमरा वगैरह हो तो वो बरामद कर लिया जाए, मगर इमरान ने कैमरा उसी वक्त समंदर की गहराइयों में पहुंचा दिया था। ये भी तलाशी ली गई कि उसके पास कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे वो खुदकुशी कर ले। कप्तान के हुक्म पर खास तौर पर ये तलाशी ली गई। इमरान का मुंह खुलवा कर उसके दांतों को खास तौर पर चेक किया गया कि उसने जहर की ट्यूब तो नहीं छुपाई हुई, मगर उसके हलक में जो पॉकेट थी जिसमें खुफिया मुआहिदे की फिल्म की नन्ही सी ट्यूब थी उस पर किसी की नजर न पड़ी। मारपीट से इमरान की एक आंख सूजकर नीली हो गई थी। उसको देखकर डॉक्टर ने दवाई लगा दी और पट्टी बांध दी। उसे खाने के लिए अच्छी खुराक मिलने लगी। इमरान यही समझा कि मोहब्बत प्यार का ये सलूक उसके साथ इसलिए किया जा रहा है कि शायद इसी तरीके से वो जहाज के कप्तान को बता दे कि बम्बई के रूसी काउंसिल खाने का कौन सा रूसी अफसर इस साजिश में उसका शरीक था। असल में जहाज का कप्तान इस साजिश का सारा इल्जाम बम्बई के रूसी काउंसिल खाने पर थोपना चाहता था, जिसके नेवल रूसी अफसर से कप्तान की शुरू से ही लगती थी। उसे फंसाने का कप्तान के पास ये नादिर मौका था। इमरान भी समझ गया था कि कप्तान अब खुद उससे पूछगिछ नहीं करेगा, बल्कि रूस ले जाकर उसे वहां की इंटेलिजेंस के हवाले कर देगा ताकि वो खुद ही पूछगिछ करे। इमरान को इस अमर का इत्मीनान हो गया था कि जब तक जहाज समंदर में सफर कर रहा है रूसी कप्तान उसकी जान की हिफाजत करेगा, क्योंकि इमरान को जहाज से फरार होने का मौका मिलना नामुमकिन था। ज्यादा से ज्यादा वो समंदर में छलांग लगाकर फरार हो सकता था, लेकिन समंदर भी जुनूबी बहरुल काहिल था जो दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा समंदर था, और उसमें छलांग लगाने के बाद उसके जिंदा रहने के इम्कानात 1% भी बड़ी मुश्किल से थे। इसी तरह जहाज समंदर में सफर करता रहा। बैंकॉक के बाद वो सिंगापुर में 2 दिन ठहरा। उसके बाद उसकी मंजिल जुनूब मशरकी रूस की बंदरगाह व्लादिवोस्टोक ही थी। रास्ते में उसे किसी भी जगह नहीं ठहरना था।
ये सफर काफी तवील था। इसी दौरान कमांडो इमरान जहाज के अस्पताल में ही बंद रहा। दूसरे तीसरे दिन जहाज का कप्तान अपने फर्स्ट ऑफिसर के साथ आकर उसे देख जाता। इमरान को अस्पताल के बिस्तर पर भी हथकड़ी लगी रहती और ये हथकड़ी सिर्फ बाथरूम में जाते वक्त थोड़ी देर के लिए खोली जाती। उसे बाथरूम में 3-4 मिनट से ज्यादा ठहरने की इजाजत नहीं थी। मुसल्ला मल्ला बाथरूम के अध खुले दरवाजे के बाहर खड़ा रहता ताकि इमरान खुदकुशी की कोशिश न कर सके। आखिर जहाज व्लादिवोस्टोक पहुंच गया। जहाज बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया था। इमरान पर सख्त पहरा कर दिया गया। उसे जहाज के अस्पताल में ही रखा गया। जहाज के कप्तान ने व्लादिवोस्टोक के सरकारी हुक्काम के तवस्सुत से मॉस्को में रूस की बदनाम जमाना इंटेलिजेंस एजेंसी KGB के चीफ से टेलीफोन पर बात करके उसे रिपोर्ट कर दी कि उसने जहाज पर एक खतरनाक पाकिस्तानी एजेंट गिरफ्तार किया है, जो रूस और भारत के दरमियान हुए फौजी मुआहदे के मुंदरिजात चुराने की गरज से एक बावर्ची के भेस में जहाज में दाखिल होने में कामयाब हो गया था। मगर उसने इससे पहले कि वो ये राज चुराता उसे गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर दिया है। KGB के चीफ यूरी क्रेनिन ने कहा कि उस पाकिस्तानी एजेंट को फौरन मॉस्को KGB के दफातर में पहुंचा दिया जाए। कप्तान ने सोचा कि पाकिस्तानी एजेंट की मुसीबत को जितनी जल्दी KGB के हवाले कर दिया जाए उतना ही बेहतर है, ताकि उसके अपने सर से बला टल जाए। चुनाचे उसने मकामी पुलिस की मदद तलब कर ली। एक मुसल्लह पुलिस स्क्वाड उसे मुहैया कर दिया गया। जहाज के कप्तान ने अपने फर्स्ट ऑफिसर को साथ लिया और कमांडो इमरान को रूसी पुलिस के हवाले करके उसे साथ लेकर मॉस्को की तरफ रवाना हो गया। रूसी पुलिस ने कमांडो इमरान को हथकड़ी लगा दी थी और अपनी तहवील में ले लिया था। ये बड़ा लंबा सफर था। 2 दिन तक वो एक मालगाड़ी की तरह की रेलवे ट्रेन में सफर करते रहे। उसके बाद उन्हें एक तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेन मिल गई। ये ट्रेन भी रूस के दूरफ्तादा वीरान बयाबानी इलाकों में 4 रोज तक सफर करती रही। उसके बाद वो एक भद्दे किस्म के हवाई जहाज में सवार हो गए। उस जहाज ने 8 घंटे के सफर के बाद उन्हें लेनिनग्राड पहुंचाया, जहां से एक निस्बतन बेहतर हालत वाली ट्रेन में बैठकर ये लोग मॉस्को पहुंचे। मॉस्को में बर्फबारी हो रही थी। इमरान के सख्त सर्दी की वजह से दांत बजने लगे। इतनी सर्दी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सर्दी उसकी हड्डियों में घुस रही थी। उस वक्त इंडिया में सर्दियों का मौसम खत्म हो रहा था, मगर रूस में सर्दी अपने उरूज पर थी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कई डिग्री नीचे पहुंचा हुआ था। सबसे पहले इमरान को मॉस्को के पुलिस हेडक्वार्टर में लाया गया। यहाँ उसे एक भूरे रंग का भारी कंबल दे दिया गया, जिसको अपने जिस्म के गिर्द लपेट कर भी इमरान को सर्दी लगती रही। पुलिस हेडक्वार्टर में रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी का नुमाइंदा ऑफिसर पहले से पहुंचा हुआ था। उसने इमरान को अपनी तहवील में लेकर रूसी जहाज के कप्तान को फारिग कर दिया। वहां से जहाज का कप्तान अपने फर्स्ट ऑफिसर के साथ वापस चला गया। एक रात कमांडो इमरान मॉस्को पुलिस हेडक्वार्टर की हवालात में रहा। इमरान सेहतमंद और सख्त जान नौजवान था और जहाज के अस्पताल में जो उसकी देखभाल होती थी उसने उसकी सेहत को मजीद अच्छा कर दिया था। इसके अलावा इमरान को कमांडो ट्रेनिंग ने बेहद सख्त जान और फौलाद की तरह सख्त बनाया हुआ था। उसके बावजूद मॉस्को बल्कि सारे रूस की सर्दी उसके जिस्म के अंदर तक घुस रही थी। ठंडी हवालात में रात इमरान ने बड़ी मुश्किल से गुजारी। दूसरे रोज KGB का ऑफिसर इमरान को मुसल्ला पुलिस की हिफाजत में लेकर मॉस्को से 50-60 मील के फासले पर KGB की 2 मंजिला इमारत यानी टॉर्चर हाउस की तरफ रवाना हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।